एक रात हरिया गांव के सबसे बड़े साहूकार के घर चोरी करने गया। बड़े ध्यान से उसने घर की खिड़की से अंदर घुसा और अलमारी की तलाशी ली। उसे एक भारी पोटली मिली। वाह 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 वाह, अब किस्मत का ताला खुला ना। हाँ, इसमें जरूर कोई बड़ा खजाना होगा। चलो अब इस पोटली के साथ रफू चक्कर हो जाता। चलो। फिर हरिया वो पोटली लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। ओफो, ये चोरी करना ना, अरे रे, सच में बहुत मुश्किल काम है। हर कदम पे लगा रहता है कि अभी कोई पकड़ लेगा, कोई देख लेगा, कोई क्या बोलेगा मिल गया तो। उस गली का वो कुत्ता भी न जाने क्यों भौंकने लगा था। अरे जैसे सब कुछ जानते हुए भी मुझ पर हंस रहा हो। भाऊ 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 भाऊ, बड़ा आया। चलो अब जल्दी से देखते हैं कि जान जोखिम में डालने के बाद आखिरकार मुझे क्या मिला, मैंने क्या हासिल किया। हरिया जैसे ही अपनी पोटली में देखता है तो अंदर सिर्फ 4 पुराने पीतल के बर्तन पड़े थे। हैं? ये क्या? इतनी मेहनत करने के बाद ये निकला? अरे 4 पुराने पीतल के बर्तन। अरे ये तो मेरा जैसे मजाक उड़ा रहे हो। सोच रहा था सोने चांदी के गहने या नोटों की गड्डियां निकलेंगी पोटली में, और ये क्या, यहाँ तो ये खटारा जैसे बर्तन मिले। मुझे तो लगता है कि इस गांव में अब कुछ बचा ही नहीं है चुराने के लिए। हाँ, अब मुझे दूसरे गांव जाना पड़ेगा, वहां किस्मत आजमाऊंगा। यहाँ की गलियों में तो बस वक्त बर्बाद हो रहा है, और अगर किसी दिन किसी ने देख लिया तो नाम अलग से खराब होगा। अगली बार ज्यादा होशियारी से काम करना होगा। अब इस नुकसान की भरपाई तो वहीं से करूंगा। हाँ। अगले दिन हरिया ने फैसला किया कि वह दूसरे गांव शिवपुर चला जाएगा। शिवपुरी की बातें सुनी हैं, वहां अमीर लोग रहते हैं। अगर यहाँ से कुछ नहीं मिला तो वहां की गलियां जरूर सोने जैसी चमकती होंगी। हाँ। हरिया अपनी पोटली में मामूली सामान लेकर शिवपुर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक अजीब आदमी मिला जो देखने में किसी चालाक चोर जैसा लग रहा था। अरे 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 भाई, कहाँ चले जा रहे हो? तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा है कि तुम्हारी किस्मत तुमसे नाराज है। ऐसा क्या हो गया भाई? अरे मत पूछो, पूरी रात जोखिम में डालकर चोरी की और बदले में क्या मिला है? पुराने पीतल के बर्तन। अरे क्या बताऊं, मेहनत तो मैंने ऐसी की थी जैसे खजाना लेकर लौट रहा हूं, लेकिन जब पोटली खोली तो निकला ऐसा माल कि रोने का मन कर रहा था। वैसे भैया तुम कौन हो और कैसे जानते हो कि मेरी किस्मत खराब है? मेरा नाम मोहन है। मैं भी वही काम करता हूँ भैया जो तुम करते हो, और तुम्हारी चाल देखकर समझ गया कि तुम भी मेरी तरह एक चोर हो। क्यों, सही कहा ना? हाँ, हो सकता है। खैर वो सब छोड़ो, मैं शिवपुर जा रहा हूँ। सुना है वहां के लोग बड़े अमीर हैं और वहां भी अपनी किस्मत आजमाने जा रहा हूँ। अरे तो तुम भी मेरी ही तरह हो। वैसे अकेले जाना ठीक नहीं है, क्यों ना हम दोनों साथ मिलकर काम करें? क्या कहते हो? मिलजुल कर बड़ा हाथ मार सकते हैं, बोलो। साथ मिलकर, ये तो ठीक है, लेकिन हिस्से का क्या होगा? अरे मतलब अगर हम दोनों एक साथ काम करेंगे तो दोनों का हिस्सा बराबरी से बटेगा ना, या फिर कोई एक ही सब कुछ ले जाएगा या दूसरे को कुछ नहीं मिलेगा? क्या होगा? क्या, मुझे थोड़ा सा शक हो रहा है। बताओ जरा क्या होगा? अरे क्या होगा क्या, जो भैया मिलेगा आधा आधा कर लेंगे, ये हो गया तय। लो, लेकिन मेरा एक सुझाव है, पहले थोड़ा वक्त गांव के हालात समझने में लगाते हैं,
वहाँ के लोग कैसे हैं, क्या हालात हैं और क्या हमें सचमुच कुछ फायदा होगा या नहीं, ये सब देख लेना चाहिए। फिर हम अपनी योजना बनाएंगे ताकि कोई गलती ना हो। क्या कहते हो, सही रहेगा ना? बात तो तुम सही कह रहे हो। ठीक है, चलो साथ चलते। शिवपुर पहुंचकर दोनों ने गांव के बाहरी हिस्से में एक छोटी सी झोपड़ी किराए पर ली। दोनों दिन में आम आदमी की तरह रहते और रात में चोरी की योजना बनाते थे। हरिया, सुना है यहाँ जमींदार का घर सबसे बड़ा है। उसकी तिजोरी सोने चांदी से भरी रहती है। अगर एक बार उस पर हाथ साफ कर लिया, हा, जिंदगी भर आराम से जी सकते हैं। क्या कहते हो? आज का दिन ही चोरी के लिए सबसे ठीक होगा मोहन। और सुना है आज गांव में बड़ा उत्सव हो रहा है। अरे सब होंगे गांव वाले मंदिर में, नाच गाना कीर्तन इसमें लगे हुए होंगे। ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। उनके वापस लौटने से पहले हमें अपना काम खत्म करना होगा। क्या कहते हो, तैयार हो भैया? ये बात तो तुमने बिल्कुल पते की कही है। अब हमें जल्दी से जमींदार के घर की ओर निकलना चाहिए। ये समय सही है, चलो। फिर हरिया और मोहन जमींदार के घर की ओर निकल पड़े। रात का अंधेरा और गांव के उत्सव का शोर उनके लिए सहारा बना। जमींदार का बड़ा और शानदार घर अंधेरे में डूबा हुआ था। दोनों ने सावधानी से अंदर घुसकर सोने चांदी की कीमती चीजें चुरा लीं। काम खत्म होते ही दोनों अपने घर की ओर लौट आए। देखा, अरे देखा हरिया, देखा देखा, हमें आज कितना सोना मिला है। ये हुई ना बात। सच में आज तो हमारी किस्मत ही खुल गई यार। इतनी दौलत का तो मैंने कभी सपना भी नहीं देखा था। अब सोच क्या रहे हो? इन पैसों से अपनी जिंदगी बदल दूंगा मैं तो। तुमने सही कहा था, आज का दिन सबसे सही है। मजा आ गया। हाँ मोहन, हाँ। किस्मत तो वाकई खुल गई। अरे वाह, क्या बात है। लेकिन दोस्त, ये तो बस शुरुआत है। सोच, अगर एक रात में इतना कुछ मिल सकता है तो और कितनी रातें ऐसी होंगी। अगर हम सही तरीके से प्लान करें तो पूरे गांव की दौलत हमारी हो सकती है। फिर हमें कभी किसी के लिए काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे हरिया, इतना काफी नहीं है क्या? ये जो हमने आज किया है वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर बार बार ऐसा करेंगे ना तो पकड़े जाने का खतरा बढ़ जाएगा। और मुझे तो लगता है कि हमें इस दौलत को सही जगह लगाना चाहिए और अपनी जिंदगी सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। देख भैया, लालच ठीक नहीं है हरिया। जो मिल गया वो ठीक है। हाँ, कह तो तुम सही रहे हो मोहन। लालच में पड़ना सही नहीं है। जो मिला वही बहुत। चलो। अगले दिन गांव में ढिंडोरा पीटने लगता है। सुनो सुनो सुनो, जमींदार के घर चोरी हो गई है। सोने चांदी और कीमती सामान चोरी हो चुका है। जमींदार ने ऐलान किया है कि जो भी चोर का पता लगाएगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो। हाँ तो भाई सुनो मोहन, हमें जल्दी से जल्दी चोरी किया हुआ सामान कहीं छुपाना होगा। अब तो पूरे गांव में चोरी के बारे में सबको पता चल चुका है। हमें सामान छुपाने में देरी नहीं करनी चाहिए। क्या कहते हो? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो हरिया। अब हमें सचमुच जल्दी और सोच समझकर कदम उठाने होंगे। इस समय हमें सामान को कहीं गहरे और सुरक्षित जगह पर छुपाना होगा। हमें एक काम करना चाहिए। घर के पीछे पुराने बगीचे में एक गहरा गड्ढा खोदते हैं। सारा चोरी किया हुआ सामान उसमें डालकर अच्छे से ढक देते हैं। फिर उसके ऊपर एक पौधा लगा देते हैं, बस, ताकि किसी को शक ना हो
पौधा ऊपर होने से किसी का ध्यान भी नहीं जाएगा। क्या कहते हो? फिर दोनों ने मिलकर सारा सामान गड्ढे में डाल दिया और अच्छे से मिट्टी से ढक दिया। उसके ऊपर एक ताजे पौधे को लगा दिया। पौधे के ऊपर से मिट्टी को ठीक से समतल किया ताकि किसी को भी शक न हो। अगले ही दिन से जमींदार के सैनिकों हर घर की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। कौन हो तुम और इस गांव में क्यों आए हो? बोलो। हम क्या है कि पास के गांव से आए हैं। हमारे गांव में बारिश नहीं हो रही थी और फसलें नहीं उग रही थी। लोग रोजगार के बिना परेशान, इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं ताकि कुछ काम मिल सके और अपनी जिंदगी सुधार सकें। हम किसी बुरे मकसद से नहीं आए हैं, बस मेहनत करने की सोच कर आए हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। हमें जमींदार का आदेश है, इसलिए हम इस घर की तलाशी लेना चाहते हैं, समझे? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारे घर की तलाशी ले सकते हैं। ले लीजिए ले लीजिए। फिर सैनिकों ने पूरे घर की अच्छी तरह से तलाशी ली पर कुछ नहीं मिला। फिर वो सैनिक वहां से चले जाते हैं। सैनिकों के जाने के बाद हरिया और मोहन ने राहत की सांस ली। उन्होंने महसूस किया कि एक और बार उन्होंने मुश्किल से बचकर अपनी जान बचाई थी, लेकिन यह राहत ज्यादा देर तक नहीं रह सकती थी। मोहन, आज तो जैसे तैसे बच गए। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया ना तो हमारे लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। हाँ हरिया, इस बार तो बच गए, लेकिन अगली बार क्या होगा? अब हमें समझदारी से काम लेना होगा और कहीं दूर छिपकर अपनी जिंदगी बितानी होगी। लेकिन सबसे पहले वो चोरी का सामान, क्या हम सच में उसे छोड़कर जा सकते हैं क्या? सोचो। हाँ, वो सामान तो बहुत कीमती है, लेकिन मोहन भाई, अब तो हमारी जान पर बनाई है। जान सलामत तो सब सलामत। हाँ, हमें वो सामान छोड़ना होगा। हमें अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करना होगा, समझे? दोनों ने तय किया कि अब चोरी के सामान को छोड़कर बिना किसी और बुरे काम में शामिल हुए नई शुरुआत करेंगे। मोहन, हमें अब अपना रास्ता बदलना होगा। ये चोरी, ये भाग दौड़, हम कभी किसी को खुश नहीं कर सकते इससे। अगर हमें अपनी जिंदगी को फिर से सही रास्ते पर लाना है तो ये सब छोड़ना होगा। तुम ठीक कहते हो हरिया। ये सब से पीछा छुड़ाने का अब समय आ गया है। अब हम नए रास्ते पर चलेंगे जहां हम अपनी मेहनत से कुछ बना सकते। दोनों ने सारा सामान वहां छोड़ दिया और रात में चुपके से वहां से निकल गए। अगले दिन जमींदार को पता चलता है कि उसके गांव से 2 लोग चले गए हैं। तुरंत जमींदार सैनिकों के साथ उस घर की तलाशी लेने चले जाते हैं। जमींदार को घर के अंदर कुछ नहीं मिलता है। वो वहां से जाने ही वाला था, तभी उसे एक सैनिक बुलाता है। जमींदार साहब, यहाँ ये देखिए, मुझे कुछ मिला है। क्या मिला है बताओ जल्दी से। क्या चोरी हुआ सामान मिला क्या? नहीं, यहाँ पे एक पौधा लगा हुआ है। अरे कोई भी लोग घर के पीछे पौधा नहीं लगाते। मुझे थोड़ा संदेह हो रहा है जमींदार साहब। जैसे ही सैनिकों ने वो पौधे को निकाल कर देखा तो उसे जमींदार के घर से चोरी हुए सारा सामान मिल गया।
एक बार की बात है, राजा के दरबार में एक चापलूस मंत्री आया। कहो, तुम कहाँ से आए हो? महाराज, मैं पड़ोसी देश से आया हूँ। आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी है तो इच्छा हुई कि आपसे मिलना चाहिए। क्यों नहीं, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। आप जैसा राजा इस पूरी पृथ्वी पर नहीं, पड़ोसी राज्य भी आपकी प्रशंसा करता है। हाँ। क्या सचमुच पड़ोसी राज्य में भी हमारी प्रशंसा होती है? जी महाराज, आप जिस तरह से अनुशासित जीवन जीते हैं उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। आपको ये कहना उचित होगा कि आपने अपने मन को जीत लिया है। हाँ, मन को जीतने वाला? जिस राजा ने पूरे संसार का मन जीत लिया हो उसे ये मानना ही चाहिए कि वो मन का विजेता है। हाँ। राजा ने उस चापलूस मंत्री को ढेर सारा धन दिया और अपने दरबार में मंत्री का पद भी दे दिया। इतनी अधिक प्रशंसा सुनकर राजा में अहंकार आ गया कि उन्होंने मन को जीत लिया है। मैंने वो कर दिखाया जिसे कोई नहीं कर सकता। आखिरकार मन पर विजय प्राप्त करना कोई आसान बात नहीं है। अपने इसी अहंकार को लेकर राजा सूर्य प्रताप गुरु के आश्रम में पहुंचे। अपने शिष्य का प्रणाम स्वीकार कीजिए गुरुदेव। कहो राजा, इतने दिनों बाद यहाँ कैसे आना हुआ? अब मैं तो आपको ये बताने आया हूँ कि आपके शिष्य ने वो कर दिया है जो इस संसार में कोई नहीं कर सकता। मैंने मन को जीत लिया है गुरुदेव। क्या आपने मन को जीत लिया है? हाँ, अब संसार में मुझसे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं। मैं अजय हूँ गुरुदेव। संसार की कोई भी ताकत मुझे हरा नहीं सकती। सावधान वत्स, तुम्हारी बातों में अहंकार दिखाई देता है। यह अहंकार तुम्हारे पूरे राज्य और तुम्हारी क्षमताओं को नष्ट कर सकती है। नहीं गुरुदेव, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इतना ही नहीं, यदि आपने अपने अंदर के अहंकार को खत्म नहीं किया तो आपके राज्य से धर्म भी नष्ट हो जाएगा। गुरुदेव, मैं दृढ़ निश्चय करता हूं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। मंत्री, हम सबसे ताकतवर हैं। अब हमें अपने राज्य की सीमा को बढ़ाना चाहिए। क्यों नहीं महाराज, आप तो अजय हैं, अजय। हाँ। पड़ोसी देश को संदेश भेजो। हम उनसे बातचीत करना चाहते हैं। यदि वो हमें राज्य से सटे हुए गांव को देने को तैयार हो तो बदले में हम भी उन्हें मनचाहा उपहार देंगे। आप इतने बड़े राजा हैं, आपको इस तरह मांगना शोभा नहीं देता। पड़ोसी राज्य पर सीधा आक्रमण कर देना ठीक होगा। आपकी जीत तो निश्चित है। पूरा राज्य हमारा हो जाएगा, हमारा। हाँ महाराज। नहीं नहीं मंत्री जी, ये नैतिकता के विरुद्ध है। महाराज, यदि वो हमारी बात स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारे राज्य की जग हसाई होगी। हाँ। तुम ठीक कहते हो। सेना को सज्ज करो। हम जल्द से जल्द पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करेंगे। राजा ने पड़ोसी देश पर आक्रमण कर दिया और पूरा राज्य जीत लिया। आप एक महान राजा हैं महाराज। हमने पड़ोसी राज्य को हरा दिया। चलो अब हम अपने नगर चलते हैं। ये देखिए महाराज, पड़ोसी देश के पास कितना सुंदर घोड़ा है। इसे हमें अपने साथ लेकर चलना चाहिए। ये हमारी जीत का
प्रतीक बनेगा। हाँ, राजा के आदेश पर मंत्री उस घोड़े को अपने राज्य लेकर आए। महाराज, घोड़ा इतना सुंदर है, इसे हमें अस्तबल पर सजा कर रखना चाहिए। इस सुंदर घोड़े को अस्तबल में रखकर विशेष सेवा प्रदान करो और साथ ही इसकी सजावट करो। राजा के कहे अनुसार घोड़े को अस्तबल में रख दिया गया। कुछ दिनों बाद राजा घोड़े से मिलने पहुंचे। कहो शानदार घोड़े, तुम्हारी सेवा में कोई कमी तो नहीं? तुम तो काफी मजबूत हो गए हो। हाँ महाराज, ये काफी मजबूत घोड़ा है। मंत्री जी, हम इसकी सवारी करना चाहते हैं। राजा घोड़े को लेकर जंगल की ओर निकल गए। वे उत्तर दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। भला इतने घने जंगल में कौन विलाप कर रहा है? अरे, तुम कौन हो सुंदरी, जो इस प्रकार रो रही हो? महाराज, मेरा नाम कादम्बरी है। मेरा इस संसार में कोई नहीं है, न घर है न परिवार है। मैं आत्महत्या करने आई हूँ। नहीं नहीं, तुम हमारे राज्य के सीमा में हो, इसलिए स्वयं को सुरक्षित मानो। चलो, हम तुम्हें महल लेकर चलते हैं। नहीं नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता। ये तुम्हारे राजा का आदेश है। राजा उस युवती को महल लेकर आए और वह महल में रहने लगी। वह बड़ी ही गुणी और सुंदर युवती थी। राजा को उस युवती से जल्द ही प्रेम हो गया। सुंदरी, तुम एक गुणी स्त्री हो। तुम्हारे अंदर वो सारे गुण हैं जो हमारे महारानी में होने चाहिए। क्या आप हमारी पत्नी और हमारे राज्य की महारानी बनना स्वीकार करेंगी? आपने एक साधारण स्त्री को अपने महल में स्थान दिया और अब अपने राज्य की महारानी बनाना चाहते हैं। मैं आपके इस प्रस्ताव को स्वीकार करती हूँ। इस प्रकार राजा ने इस युवती से विवाह कर लिया। राजा से विवाह करने के पश्चात कादम्बरी में बहुत ज्यादा घमंड हो गया। मैं इस राज्य की महारानी हूँ। यहाँ जो कुछ भी होगा वह मेरी इच्छा अनुसार होगा। जी महारानी, आपकी आज्ञा का पालन होगा। याद रहे, अगर मेरी इच्छा के अनुसार कोई भी कार्य नहीं हुआ तो तुम सब महल से बाहर फेंक दी जाओगी। महल की जितनी भी पुरानी और बूढ़ी दासियां हैं, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ। किंतु महारानी जी, वो सभी विश्वास पात्र हैं और वर्षों से महल की सेवा कर रहे हैं। मेरा आदेश सर्वोपरि है। इस प्रकार महल में सभी विश्वास पात्र दासियां बाहर कर दी गयी। रानी ने राजा के मामलों में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। अगर आप मेरी सलाह मानेंगे तो आप सबसे अच्छे राजा बनेंगे महाराज। किंतु मेरे सभी पुराने मित्र और सैनिक जा चुके हैं। क्या ऐसा करना ठीक था महारानी? महाराज, वे बूढ़े हो रहे थे। उनमें अब पहले जितनी शक्ति और बुद्धि नहीं थी। अब आपकी सेवा में सभी शक्तिशाली हैं। आप एक बुद्धिमान रानी हैं। एक दिन रानी ने राजा के सामने एक प्रस्ताव रखा। महाराज, हमारे विवाह को काफी समय हो चुका है, किंतु हमने अभी तक कोई धर्म कार्य नहीं किया। किंतु हम तो रोज प्रजा को दान देते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं। भला इससे अधिक धर्म का कार्य क्या हो सकता है? महाराज, मेरी इच्छा है कि इस राज्य के सभी साधुओं को भोजन कराएं। किंतु क्या सभी साधु हमारे निमंत्रण पर एक साथ उपस्थित हो पाएंगे? आप राजा हैं महाराज, आपके आदेश को सभी को स्वीकार करना ही पड़ेगा।
इस प्रकार राजा ने रानी के कहने पर सभी साधुओं को भोजन करने का निमंत्रण भेजा। निश्चित समय पर राज्य के सभी साधु राजा के महल में आए। आइए आइए, आप सभी का हमारे महल में स्वागत है। हम आपको अपने हाथों से भोजन खिलाएंगे। हाँ, राजा की जय हो, राजा की जय हो। राजा सभी साधुओं को बिठाकर वे स्वयं सभी को भोजन परोसते। तभी वहां पर महारानी आ गई। मैं स्वयं साधु को अपने हाथों से भोजन कराना चाहती हूँ। नहीं महारानी, ये संभव नहीं है। महारानी इस तरह सभी के सामने उपस्थित होकर कार्य नहीं करती है। महाराज, किंतु यह धर्म का कार्य है और आप धर्म का कार्य अकेले नहीं कर सकते। मैं स्वयं साधुओं को भोजन कराना चाहती हूँ। किंतु महारानी, मेरी इच्छा है महाराज, मेरी बात को स्वीकार कीजिए। ठीक है, आप जैसा चाहती हैं वैसा करिए। क्या हुआ महारानी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? ये सभी साधु दुष्ट हैं। इन्होंने महारानी को गलत दृष्टि से देखा है। मैं चाहती हूँ आप इसी समय सभी को दंड दें। ये साधुओं का अपमान है महारानी, ऐसा नहीं हो सकता। वे सभी धर्म ज्ञाता हैं। साधुओं का अपमान आपको बड़ा लगता है, किंतु एक स्त्री का अपमान बड़ा नहीं लगता। और किस प्रकार के पति हैं आप? पराये पुरुषों ने आपकी स्त्री पर दृष्टि डाली है और आप इस प्रकार खड़े हैं। इतना सुनते ही राजा को क्रोध आ गया। राजा ने अपनी तलवार निकाल ली। तुम सभी दुष्ट साधु हो, ढोंगी हो। तुमने मेरी स्त्री पर नजर डाली। मैं अभी तुम्हारा अंत कर देता हूँ। महाराज, स्वयं निमंत्रण पर बुलाकर इतना बड़ा अपमान। तुम्हारी स्त्री कुलच्छनी है और इसका दोष हमारे ऊपर डालती है। हम सभी इस समय तुम्हारे महल और तुम्हारे राज्य का त्याग करते हैं, त्याग। सैनिकों, इन सभी साधुओं को पकड़ लो। इन्हें यहाँ से जाने मत देना। नहीं महारानी, हम ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा ही होगा, क्योंकि मेरा अपमान हुआ है और मैं इन्हें दंड देकर रहूंगी। जिस राज्य में राजा नहीं किंतु एक मूर्ख स्त्री शासन करती हो, उस राज्य को डूबने में समय नहीं लगता महाराज, समय नहीं लगता। इस प्रकार सभी साधुओं को कारागार में डाल दिया गया। महाराज, ये ठीक नहीं हुआ। राज्य में सभी हमसे नाराज है क्योंकि साधुओं को कारागार में डाल दिया गया है। महाराज, मंत्री जी, वे सभी ढोंगी और दुष्ट थे, इस कारण उन्हें जेल जाना पड़ा। महाराज, प्रजा में विद्रोह हो रहा है। सभी आपके विरुद्ध बात कर रहे हैं महाराज। तभी महारानी वहाँ आ जाती है। जो राजा के विरुद्ध बात करे उसे खत्म कर दो। आप ये क्या कहती है महारानी? वो हमारी प्रजा है, वो हमारे अपने हैं महारानी। नहीं नहीं महारानी, प्रजा को इतना बड़ा दंड देना ठीक नहीं है। प्रजा इसी बात का फायदा उठा रही है क्योंकि आप दयालु हैं महाराज। आप सबसे शक्तिशाली हैं। जो आपके विरुद्ध बात करे उसे दंड मिलना ही चाहिए। हाँ, रानी ठीक तो कह रही है। किंतु महाराज, मंत्री, जैसा महारानी चाहती है वैसा ही होगा। आदेश का पालन करो। जो राजा के खिलाफ कुछ बोले उसे वही खत्म कर दो। इस प्रकार राज्य में हाहाकार मच गया। एक दिन की बात है, राजा अपने प्रिय घोड़े से मिलने गए, लेकिन वह वहां पर नहीं था। मंत्री, हमारा घोड़ा कहाँ गया?
महाराज, घोड़ा तो महारानी। अरे तुम बोलते क्यों नहीं? जल्दी बताओ हमें, हमारा घोड़ा कहाँ है? महाराज, कुछ लोगों का कहना है कि महारानी आधी रात को घोड़ा लेकर यहाँ से चली गई महाराज। क्या कहते हो? महारानी के विषय में इस तरह की बात शर्म नहीं आती तुम्हें? महाराज, ऐसा मैं नहीं, राज्य के सभी लोग कह रहे हैं महाराज। राजा तुरंत रानी के महल में गए। रानी वहां पर नहीं थी। दासी, दासी, महारानी कहाँ पर है? महारानी, अब महारानी तो चली गई। कहाँ गई महारानी? कोई हमें कुछ बताता क्यों नहीं? उन्होंने आपके लिए यह पत्र दिया है। राजा पत्र खोलते हैं और पढ़ते हैं। प्रिय महाराज, मैं आपके पड़ोसी राजा वृषमान की पुत्री कादम्बरी हूँ। वही राजा जिसके राज्य को आपने तहस नहस कर दिया और उसके परिवार को भी खत्म कर दिया। आपने मेरा परिवार खत्म कर दिया, इस कारण मैं आपके राज्य से धर्म नष्ट कर दिया। जिस राज्य में साधुओं पर अत्याचार हो, कुछ शुभ कैसे हो सकता है? और हाँ, मैं अपना प्रिय घोड़ा भी साथ लेकर जा रही हूँ। यह आपकी जीत का प्रतीक था। मैं आपकी जीत, आपका धर्म और प्रजा का विश्वास सब कुछ ले जा रही हूँ। पत्र पढ़कर राजा हैरान हो गए। क्या इतना बड़ा छल हुआ हमारे साथ? मैं मन को जीतने वाला राजा सूर्य प्रताप एक साधारण स्त्री के छल कपट में फंस गया। राजा इस बात से बेहद दुखी हो गए। आखिरकार मंत्री ने उन्हें सलाह दी। राजा, चलिए हम अपने गुरु के पास चलते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा महाराज। हाँ मंत्री जी, शायद तुम ठीक कह रहे हो। अब हमें गुरु जी ही कोई मार्ग दिखा सकते हैं। राजा मंत्री के साथ गुरु के आश्रम में पहुंचा। कहो वत्स, इतने दिनों बाद कैसे आना हुआ? गुरुजी, आप तो सर्वज्ञाता है। मेरे साथ बहुत बड़ा छल हुआ गुरुदेव। एक स्त्री के कारण मैंने सब कुछ खो दिया, अपना धर्म, अपनी विजय और अपनी प्रजा का विश्वास भी। अहंकार वत्स, अहंकार। अहंकार व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता को खत्म कर देता है। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूं गुरुदेव। मुझे कोई मार्ग बताइए गुरुदेव, मुझे कोई मार्ग बताइए। उन सभी साधुओं को स्वतंत्र करो और उनसे क्षमा याचना करो। यदि वे तुम्हें क्षमा कर दे तो तुम धन्य हो जाओगे। हाँ गुरुदेव, अब मैं अपने जीवन में कभी किसी प्रकार का अहंकार नहीं करूंगा गुरुदेव, अहंकार नहीं करूंगा। जाओ, तुम्हें पश्चाताप है। जो कुछ भी तुमने खोया है वो तुम्हें मिल जाएगा। राजा गुरु से सलाह लेकर राज्य वापस आ गए। उन्होंने अपने सभी विश्वास पात्र मंत्रियों को पत्र भेजा। राजा का पत्र पाकर सभी मंत्री लौट आए। राजा ने सभी साधुओं को स्वतंत्र कर दिया। मित्रों, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे माफ कर दीजिए साधु महाराज। मेरी एक भूल के कारण आपको बहुत बड़ा दंड मिला है। मैं आपके सामने नतमस्तक हूं। मैं आपके सामने नतमस्तक हूं। यदि किसी को अपनी भूल का पश्चाताप हो रहा हो तो उसे क्षमा कर देना ही धर्म है। हम सब आपको क्षमा करते हैं। जाओ राजा। इस प्रकार राजा के राज्य में सब कुछ ठीक हो गया।